हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी 11th में हम तापमान सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है ना। पार्ट 8 है शायद। सौर विकिरण, ठीक है ना, वितरण, ऊष्मा वजन और तापमान पढ़ रहे हैं हम लोग। तो तापमान में हम लोग देखते हैं इसमें वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा वायुजनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, पहला है क्या, उस स्थान की अक्षांश रेखा, समुद्र तल से ऊंचाई की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थानीय कारक। देखिए, इसमें बताया क्या गया है कि तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है ना। देखिए, पृथ्वी हमारी जो है उसमें पूरे जितना तापमान जो है वो एक तरह का नहीं है। हर जगह पर एक जैसा नहीं है। कहीं पर कुछ तापमान पाया जाता है, कहीं पर कुछ तापमान पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर तापमान एक जैसा नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है उस स्थान की अक्षांश रेखा। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसकी, उत्तुंगता मतलब ऊंचाई, और समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, वायु की संहति का परिसंचरण कैसा है, कोष्ण तथा ठंडी सागरी धाराओं की उपस्थिति कैसी है, मतलब गर्म है या ठंडी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोष्ण है या ठंडी है, इनकी उपस्थिति, स्थानीय कारक। ठीक है, सबसे पहला हमारा है अक्षांश। ठीक है, किसी भी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भिन्नता पाई जाती है। हमें पता है कि हम इस तरह से ये अक्षांश है, और जिस यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या होता है कि अधिक तापमान, और फिर इसके जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाते जाते तापमान में कमी पाई जाती है। इधर जिस तरह हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होती है कि तापमान में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम देखते हैं फिर कि हाँ, ये हो गया हमारा पहला कारण। दूसरा हो गया क्या, ऊंचाई। ठीक है ना, उत्तुंगता। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, तो वायुमंडल की पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परत, इसमें क्या कहना चाहते हैं इस वाले में कि जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते जाते वैसे वैसे तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं वायुमंडल का पार्थिव विकिरण द्वारा, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों में स्थित तापमान कम होता है। अतः शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता के साथ घटता है। उत्तुंगता बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखिए इस पैरा में ये बताया गया है हमें कि ये जो हमारा तापमान है, ये सॉरी हमारा, हाँ, जो तापमान है वह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कम होता जाता है। तो ठीक है, ये उत्तुंगता का मतलब ऊंचाई है, 2 बार बता चुकी। जैसे जैसे इसके ऊपर जाते जाएंगे तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, और इसे ही क्या कहते हैं कि सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है ना,
नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसी को। सामान्य ह्रास दर प्रति कितना, अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई तक चलेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर इतना तापमान कम होता जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर। 2 नंबर की क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसको, ठीक है। या फिर इसे कथन कारण में भी लिया जा सकता है। वैसे इतने छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे पूछे जाएंगे, पर पूछा भी जा सकता है। हमारा जो वर्ग 2 वर्ग 1 वाला एग्जाम होता है उसमें कभी कभी पूछा भी जा सकता है। इसको कथन कारण बना सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने से तापमान को घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ठीक है। और इतनी होती है तो एक कथन कारण भी तो स्पष्टीकरण नहीं, सही गलत में हो सकता है, दोनों सही है दोनों गलत है, ठीक है, इस तरह से। फिर हम देखते हैं समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है, ठीक है। स्थल की अपेक्षा समुद्र क्या है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर जल की अपेक्षा तापमान कम भिन्नता होती है, ठीक है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में समुद्री व स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान क्या होता है, सम रहता है। सूर्य जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, स्थल समीर जल समीर, मतलब कि जो स्थल वाला भाग है, ठीक है ना, मान लीजिए ये स्थल वाला भाग है और यहाँ पर जल है, ठीक है। तो समुद्र पानी का गुण क्या है कि ये धीरे धीरे ठंडा हो, सॉरी धीरे धीरे गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है, ठीक है। और स्थल भाग क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है। और ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसके जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, इसके जो तटीय क्षेत्र हैं, मतलब कि समुद्र रेखा के जो तट वाले क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं कि ना अधिक ठंडे होते हैं और ना अधिक गर्म होते हैं। जैसे हम लोग जहाँ सुनते हैं ना, जैसे गुजरात वगैरह या तटीय क्षेत्रों में क्या होते हैं कि मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, इन क्षेत्रों में जो गुजरात के जो तटीय वाले भाग हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि ना अधिक ठंड ना अधिक गर्म पड़ती है। ऐसे पूरे ही तटीय क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम रहता है, ठीक है। और देखते हैं फिर हम लोग वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है। स्थलीय व समुद्री समीरों की तरह वायु संहति भी तापमान को प्रभावित करती है, ठीक है ना। उष्ण वायु संहति से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहति से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के आने से समुद्री समुद्र तटों की अपेक्षा महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। देखिए इसमें ये है कि जैसे समुद्र की दूरी हम लोग अगर देख, समुद्र की दूरी वाला हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं वायु संहति तथा धाराएं। तो वायु संहति का मतलब है जो जो जहाँ पर वायु क्या है कि वायु का जो महासागरीय धाराएं हैं और जो वायु है, ठीक है ना, जहाँ पर ठंडी वायु चलती है, जहाँ पर ठंडी महासागरीय धाराएं चलती है, वहाँ का तापमान क्या होता है, ठंडा होता है। और जहाँ पर महासागरीय धाराएं तथा वायु संहति गर्म होती है, मतलब गर्म वायु चलती है, गर्म वायु के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होती है कि तापमान वहाँ का क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, तापमान का वितरण, ठीक है। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, खाली स्थान में आपको भरना पड़ेगा कि मानचित्र पर तापमान का वितरण सामान्यतः किन रेखाओं के या फिर ये खाली स्थान या ब्लैंक रेखाओं के माध्यम से की मदद से दर्शाया जाता है। ये वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 डिग्री तापमान है, यहाँ पर 10 डिग्री तापमान है, तो ये इस तरह से रेखा क्या होती है कि रेखा खींच दी जाती है इस तरह से। जैसे इन क्षेत्रों पे तापमान अधिक है तो ऐसा, कम है तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये कम ज़्यादा के जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना,
जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। आरेख अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, शायद 10th में पढ़ाया गया रहा होगा। तो ये आरेख क्या कहलाता है, इस तरह से। तो इस तरह से ये तापमान तापमान की रेखाएं कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है, ठीक है। जनवरी तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव वहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे पहले जनवरी का, ठीक है ना। ये हम लोग पहले देखेंगे क्या, जनवरी का, ठीक है। ये तो भूमध्य रेखा हो गई हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। ये 20, ये रेखा मिला दी गई, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये बुढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो जुलाई और जनवरी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जुलाई और जनवरी का मतलब तापमान किस तरह रहता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना, तो इस तरह से सूर्य क्यों क्या होता है, ठीक। तो इस तरह से ये रेखाएं इस तरह से बनती है, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं फिर इसमें। I'm sorry। देखिए जनवरी में यहाँ पे लिखा गया है कि समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित होती है, ठीक है ना। महासागर में क्या होती है, उत्तर की ओर। ये देखिए महासागरों में क्या हुई होती है, ये उत्तर की तरफ मुड़ती है, ठीक है ना। महासागरों में उत्तर की ओर मुड़ रही है और महाद्वीपों में दक्षिण की ओर मुड़ रही है ये, ठीक है। इस तरह जहाँ पर महासागर आते हैं वहाँ उत्तर की तरफ इनका झुकाव हो जाता है, जैसे ही महाद्वीप आते हैं तो दक्षिण की तरफ इनका झुकाव हो जाता है, ठीक है ना। ये बताना चाहते हैं लेखक। ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, कि जनवरी में जो जुलाई में है वो समताप रेखाएं किधर तरफ समुद्री भाग में किस तरफ मुड़ती है और महाद्वीपों में किस तरफ मुड़ती है, ठीक है। इसे उत्तरी अटलांटिक तट पर देखा जा सकता है। कोस्ट महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है। ये धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं, ठीक है ना। उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम होता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये स्थल और महाद्वीप के वितरण की वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब जनवरी में क्या होता है, स्थल भाग ठंडे होते हैं हमारे यहाँ के उत्तरी गोलार्ध के, और जल भाग क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये गर्म होती है, ठीक है, जैसे ही समुद्री भाग में पहुँचती है तो उत्तर की तरफ मुड़ती है, फिर जैसे ही यहाँ महाद्वीपी भाग में पहुँचती है तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। मतलब दक्षिण की तरफ इनका झुकाव होता है। फिर से आएगा, जैसे ही समुद्री भाग आएगा
ठीक है, तो फिर से ये क्या करेगी, उत्तर की ओर बढ़ेगी, फिर महाद्वीप विभाग में फिर दक्षिण की ओर झुक जाएगी। ठीक है, यह साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का तापमान सॉरी जनवरी का माध्य तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, औसत जो होता है इसका। इसी प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापमान विषुवत रेखा महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों में 20 से 0 डिग्री तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, जुलाई का, जो कि आप लोग इस पे देखेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारी समताप रेखा है वो क्या हो रहा है कि ये जैसे ही महाद्वीपों पहुंची ना उस महासागर में, तो ये दक्षिण की ओर मुड़ेगी, और इसमें जैसे ही महाद्वीपों में पहुंचेगी तो उत्तर की ओर मुड़ेगी। ठीक है ना, ये जुलाई का है। क्यों? क्योंकि जुलाई में क्या होता है कि जो ये महासागर है वो स्थल भाग की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों के स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ तपदार रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्न तीव्रता कम होती है। 20 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस व 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिण तथा 45 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री के दक्षिण के समानांतर पाई जाती है। जुलाई में समताप रेखाएं प्राय अक्षांशों के समानांतर चलती है। विषुवत रेखाएं महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी व 40 डिग्री दक्षिण पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है, जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है, जो चित्र हमने देखा है अभी। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये तापांतर को यहाँ पर दिखाया गया है इसमें, इस वाले चित्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसमें। जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 20 डिग्री दक्षिण एवं 15 उत्तर के बीच पाया जाता है। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर कि सबसे अधिक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। ठीक है, यूरेशिया में पाया जाता है सबसे अधिक। इस कारण इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान 20 डिग्री दक्षिण व 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये तापमान नहीं तापांतर बताया गया है। ठीक है ना, ताप में जो अंतर है उसे बताया गया है, ये तापमान नहीं है। तापमान वाला डायग्राम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये तापांतर है कि कितने डिग्री का अंतर है इनमें। ठीक है, इसे बिल्कुल ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ का तापमान इतने डिग्री, ये तापांतर बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं हम लोग तापमान का व्युत्क्रमण, यानी तापमान का उल्टा होना।
ठीक है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार हम स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का विक्रमण कहते हैं। अक्सर विक्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफी सामान्य घटना है। सर्दियों के मेघ विहीन लंबी रातें तथा शांत वायु विक्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। जिन दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान विक्रमण होना सामान्य बात है। ठीक है। देखिए, अक्सर नॉर्मल चीज़ों में होता क्या है, नॉर्मल होता क्या है कि इस तरह अगर हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो तापमान क्या होता है कि घटता जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे की परतें जो क्या है वो ठंडी होती है और ऊपर की परतें क्या होती है, गर्म हो जाती है। ऐसा बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है। इसके लिए कुछ विशेष दिशाएं होती है, जैसे मान लीजिए लंबी ठंडी रातें हो गई। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। भूपृष्ठीय विक्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण विक्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटना है। सूर्य के ऊपर चढ़ने अथवा पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। ठीक है। काफी कम समय तक के लिए तापमान में जो विक्रमण होता है, ठीक है, जो तापमान का परतें जो है वो जैसे निचली वाली परतें गर्म होना, सॉरी नीचे वाली परतों का ठंडा होना, ऊपर वाले परतों का गर्म होना कम समय के लिए होता है। ठीक है ना। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाहन के कारण विक्रमण उत्पन्न होते हैं। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रातों में ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ी, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये घाटी है। तो क्या होती है कि जो हवा होती है वो भारी होती है। जब ठंडी हवा यहाँ रहेगी तो ये भारी होती है और ये क्या करती है कि ये धीरे 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 ऐसे घाटी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा होती है, वो उठती है ऊपर की ओर। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये क्या होती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है और जाके ये घाटी की तली में जमा हो जाती है। तो क्या होता है फिर, स्थिति ये बनती है कि यहाँ की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी और ऊपर वाले क्षेत्र की हवा क्या होगी, गर्म हो जाएगी। तो ये तापमान विक्रमण कहलाएगा। ठीक है। तापमान उल्टा हो गया। सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः नीचे तापमान अधिक होता है, ऊपर जाने पे कम होता जाता है, क्योंकि हमारी जो वायुमंडल की परतें हैं वो पृथ्वी की पार्थिव विकिरण के कारण गर्म होती है। ठीक है ना, कि सूर्य की वजह से। तो ये तो नॉर्मल वाला है। लेकिन जब तापमान का विलोम होता है, तापमान यानी तापमान जब विक्रमण तापमान का होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और ऊपर वाली हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो इसे फिर इस तरह ये क्या होता है कि तापमान का विक्रमण हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है, इसे वायु अपवाह अपवाह कहते हैं। यह पाले से क्या करती है, पौधे की, एक मिनट, हाँ, कारण जल की तरह कार्य करती है। ठीक है ना। घने पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई वायु हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है, इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधे की रक्षा करती है। ठीक है। प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी लघु होगी। ठीक है। ये याद करने की बातें हैं, इन्हें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, हो गया।
एक ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ठीक है। तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान जो है वो 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इस तरह ये पाठ कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है ना। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी सॉल्व ऐसे ही कराई जाएगी, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स।